हेलो एवरीबॉडी। वैदिक न्यूमरोलॉजी के 2 दिवसीय वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने बोला, ये 2 दिन की वर्कशॉप है, तो आज और कल दोनों दिन के रिकॉर्डिंग्स हैं, दोनों दिन के सेशंस हैं, ये आप जरूर अटेंड करिएगा। तो आज हम लोग थोड़ा सा वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं कि क्या है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो आप सभी को पता होगी, लेकिन कैसे वैदिक के साथ न्यूमरोलॉजी का लिंक है, कैसे हम उसको वर्क करते हैं, कैसे वैदिक ग्रिड के बारे में बात करेंगे, न्यूमरोस्कोप के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, किसी के मन में कोई डाउट है, क्वेश्चंस हैं, वो भी लेंगे। एंड देन कल टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो वो सारी बातें करेंगे। सो डोंट फॉरगेट कि 2 दिन की क्लास है, और अगर कोई पर्सन आज क्लास नहीं अटेंड कर पाता, या आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन है जो अभी ज्वाइन नहीं कर रहा, तो कल के लिए आप उनको लिंक दे सकते हैं, और रिकॉर्डिंग हम अवेलेबल सबके लिए कर देंगे, सो उसकी रिवीजन भी वो लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास, और वेलकम करते हैं एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सर क्षितिज दवे सर। आप सभी लोग सर के इतने सेशंस पसंद करते हैं, तो फटाफट पहले चैट कॉलम में भी मेंशन कर दीजिए विद स्माइली फेसेस, एंड लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। थैंक यू प्राची जी। तो हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल 2 डे जर्नी ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। हमने 2 दिन पहले भी वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर कुछ चर्चा की थी। नाउ वी हैव कम अप विथ 2 डेज वर्कशॉप ऑन वैदिक न्यूमरोलॉजी, जहाँ पर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा कुछ जानेंगे। बेसिक तो जानेंगे डेफिनेटली, वैदिक ग्रिड के बारे में जानेंगे। वैदिक ग्रिड के अंदर ही एक प्रकार होता है किसी व्यक्ति को जज करने के लिए कि वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। वो आज हम देखेंगे कि सिर्फ आप उस डेट ऑफ बर्थ में उस नंबर के होने से वो व्यक्ति कितना एक्सट्रोवर्ट होगा, कितना इंट्रोवर्ट होगा, तो वो आप जान पाएंगे। जी अंजलि जी, वेलकम, यू आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वेलकम सोनू जी, शशि जी, ओल्ड स्टूडेंट, यस। ज्योति जी, मनीष जी, रजनीश जी, यस। मनीष जी, ओल्ड माई ओल्ड फ्रेंड। काफी लोग जाने पहचाने चेहरे भी हैं, तो ये अच्छी बात है, चलो गुड। सो आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ बात करेंगे, एंड देन जैसे प्राची जी ने कहा, ये 2 दिन का वर्कशॉप होगा। तो आज हम वैदिक ग्रिड क्या है, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। फिर जैसे मैंने बोला, राइट साइड ब्रेन, लेफ्ट साइड ब्रेन, और इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, उसके बारे में जानेंगे। देन वी विल सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट वैदिक ग्रिड, और कल की क्लास में कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे कि वैदिक ग्रिड में क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। साथ ही साथ ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे ये 2 दिनों में कि वैदिक ग्रिड जो है या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी है, वो दूसरे प्रकार की न्यूमरोलॉजी से कैसे अलग है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। क्वेश्चन तो ये आता ही है कि हम कौन सा न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करें, वैदिक न्यूमरोलॉजी पहले स्टार्ट करें, या फिर लोशो ग्रिड पहले स्टार्ट करें, या एस्ट्रोलॉजी पहले स्टार्ट करें। तो मेरा सिंपल आंसर होता है, ये तो पूरा समंदर है। आप बंगाल की खाड़ी से जंप लगाओ, या मलाड के, मुंबई के किसी समुंदर से जंप लगाओ, आप इस सागर में डूबोगे तो सागर यही आपको यही शास्त्र की तरफ ही लेके जाएगा। ब्रांचेस आर डिफरेंट, वेज आर डिफरेंट, डेस्टिनी एक है। आप एस्ट्रोलॉजी करो, न्यूमरोलॉजी करो, न्यूमरोलॉजी में भी अलग अलग ब्रांचेस है, एस्ट्रोलॉजी में भी अलग अलग ब्रांचेस है। लेकिन ये जो कंफ्यूजन जो आता है, यस सरिता जी आपने सही कहा, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, दोषो ग्रिड न्यूमरोलॉजी। तो इसी 2 दिन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी बाकी सारे न्यूमरोलॉजी से अलग कैसा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी बाकी न्यूमरोलॉजी से अच्छा है, बिकॉज किसी शास्त्र को या किसी स्कॉलर के कोई स्क्रिप्चर को हम चैलेंज नहीं कर सकते, विच इज द बेसिक रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड अकल्ट साइंस। वो भी एक शास्त्र है, वो भी एक रूल है, वो भी एक सूत्र है। तो हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कहेंगे। इट इज जस्ट कौन सी पद्धति मुझे सूट करती है, कौन सी पद्धति से मुझे आंसर्स मिलते हैं टू प्रिडिक्ट अबाउट माई क्लाइंट्स, अबाउट माई रिलेटिव, अबाउट माई फ्रेंड्स, और मुझे कहाँ से वो सही आंसर्स मिल रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी तो हमारे प्रैक्टिस के ऊपर इम्प्लाई करता है कितना आप प्रैक्टिस करते हो, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू आवर ओन डेट ऑफ बर्थ, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट लिमिटेड टू आवर ओन हॉरोस्कोप। अगर हम हमारे ही डेट ऑफ बर्थ तक अटक जाएंगे तो नैरो माइंडेड हो जाएंगे। ये सरिता जी, हम न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। इसलिए तो न्यूमरोलॉजी सीखते हैं ना, कि कुछ प्रिडिक्शन कर पाए, कोई इवेंट के बारे में समझ पाए।
यस, वैदिक न्यूमरोलॉजी से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो जो हम देखेंगे, जान सकते हैं व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के इवेंट्स के बारे में। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल शेयर माय स्लाइड। सभी को स्क्रीन दिख रही है क्लियर? स्क्रीन के साथ आवाज भी आ रही है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ओके। थैंक यू क्षितिज जी, बहुत अच्छा लगा जब मेरा ही नाम कभी सामने आता है तो अच्छा लगता है। सो लेट्स स्टार्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये फाउंडेशन कोर्स 2 दिन का जो ये वर्कशॉप है, जिसको हमने नाम दिया है फाउंडेशन कोर्स वर्कशॉप, तो उसमें आप सभी का स्वागत है। हरिओम टू ऑल। लेट्स स्टार्ट कि हम लोग यहाँ 2 दिन में हम क्या सीखने वाले हैं, या 2 दिन में हम क्या देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग, या आज के सेशन में, रेदर देन सेइंग क्लास, नहीं तो होता है ना सर क्लास ले रहे हैं सर, हम बच्चे थोड़ी ना क्लास ले रहे हो आप हमारी। तो आज के सेशन में हम देखेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी का इंट्रोडक्शन, वैदिक न्यूमरोलॉजी बाकी न्यूमरोलॉजी से ब्रांचेस से कैसे अलग है, फटाफट वो देखेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी या वैदिक ग्रिड का हमारी ह्यूमन ब्रेन के साथ कैसे कनेक्शन है। जो मैंने बोला, राइट ब्रेन यूज करता है व्यक्ति या लेफ्ट ब्रेन यूज करता है व्यक्ति, और वो कितना एक्सट्रोवर्ट है कितना इंट्रोवर्ट है वो हम जानेंगे। साथ ही साथ वैदिक ग्रिड के अंदर जो नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स के बारे में आज समझेंगे, जिसको स्पिरिचुअल नंबर्स, इमोशनल नंबर्स और फिजिकल नंबर्स है। और वैदिक ग्रिड जो होती है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, 2 प्रकार का न्यूमरोस्कोप बनता है और दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे, एक ही व्यक्ति की बहुत सारी कुंडली निकलती है, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, त्रिशांश कुंडली, दशमांश कुंडली, तो वैसे ही न्यूमरोस्कोप में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि हम 2 ग्रेड बनाते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, जिसको आज एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको कैसे बनाया जाता है वो हम आज सीखेंगे। एंड देन कल की क्लास में कॉम्बिनेशन इन वैदिक न्यूमरोलॉजी, कुछ कॉम्बिनेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, उसके रेमेडीज के बारे में चर्चा करेंगे। और कोई हम दोनों दिन में, जो हम आज की क्लास में और कल की क्लास में जो हम सीखेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर एक सिंपल केस स्टडी है। तो केस स्टडी अभी बता देता हूं किसकी केस स्टडी, एक अमिताभ बच्चन की है और एक डोनाल्ड ट्रंप की। और दोनों ही अभी लेटेस्ट में काफी न्यूज में। अमिताभ बच्चन का परिवार इस तरह से न्यूज में है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के डिवोर्स होने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तो अभी अभी जीत के आए हैं। तो दोनों ही हॉट टॉपिक है। तो इन दोनों व्यक्ति के ऊपर कुछ एनालिसिस या कुछ केस स्टडी हम समझने की कोशिश करेंगे, ये जो 2 दिन में हमने सीखा है उसके ऊपर से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी। ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब डेफिनेशंस हैं और कुछ नहीं। हम लोग अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी को सिंपल तरीके से अगर समझे तो कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी, पहले तो न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी यूजिंग द नंबर्स इन अवर डेट ऑफ बर्थ, और उस डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं उसको कोई प्लैनेट के साथ रिलेट करके उस व्यक्ति के बारे में ट्रेड्स जाने, उस व्यक्ति के जीवन में कोई घटनाओं का, पास्ट में, करंट में और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करें। यही न्यूमरोलॉजी है। और ये सारी न्यूमरोलॉजी है, ये सिंपल न्यूमरोलॉजी का डेफिनेशन है। वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग, लोशु अलग, लेकिन न्यूमरोलॉजी का डेफिनेशन ये है। बहुत सारी अलग अलग न्यूमरोलॉजी के माध्यम से प्रैक्टिस किया जाता है, ब्रांचेस ऑफ न्यूमरोलॉजी बहुत सारा है, लेकिन सबका बेसिक मैथमेटिक्स है। 2+2 4 करने अगर आपको आ जाए तो आप वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी या ओवरऑल कोई भी न्यूमरोलॉजी आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। न्यूमरोलॉजी कोई एक सिविलाइजेशन का, या न्यूमरोलॉजी कोई एक कल्चर का भाग नहीं है। इट इज एक्सचेंज ऑफ मैनी कल्चर्स, इट इज एक्सचेंज बिटवीन मैनी सिविलाइजेशंस, और बहुत ही प्राचीन शास्त्र है। नॉट ओनली भारत का ये शास्त्र है, बट ये बहुत प्राचीन शास्त्र है। जापान में, चाइना में, इंडिया में, ये सारे जब सिविलाइजेशन हुआ करते थे तब से ये शास्त्र को प्रैक्टिस किया जाता है। ऑफकोर्स भारत में न्यूमरोलॉजी, खास करके वैदिक न्यूमरोलॉजी का ज्यादा ट्रेंड तब चला कि जब लोशु ग्रिड और अदर चाइनीज न्यूमरोलॉजीज अपना
रूट्स या फिर अपना प्रेजेंस दिखा रहे थे, तब वैदिक न्यूमरोलॉजी वापस से उभर के आया। इसलिए मैं कहता हूं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं रीबर्थ हुआ व्हेन ऑल दिस अदर न्यूमरोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर अस इन इंडिया। अदरवाइज वैदिक शास्त्र, वैदिक न्यूमरोलॉजी का शास्त्र ऐसा था जो थोड़े थोड़े टाइम पहले एक्सटिंक्ट हो चुके होने के कगार पे था। शायद हमें यह शास्त्र के बारे में जानने ही नहीं मिलता। बट थैंक्स टू द अदर न्यूमरोलॉजी जो इंडिया में जिनका ट्रेंड चला और जिनके पास वैदिक न्यूमरोलॉजी का ज्ञान था, उन्होंने फिर से शुरू किया इस ज्ञान को डाउनलोड करने में। तो इन अ वे वी आर वेरी मच लकी, और आने वाली जनरेशन भी काफी लकी है करके। ठीक है। साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में सिंपल एक डेफिनेशन हो जाता है, या सिंपल एक नॉट डेफिनेशन बोलूंगा, एक सिंपल एक डिफरेंस हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी हम लोग बोलते हैं बहुत हार्ड है, न्यूमरोलॉजी बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। नथिंग इज हार्ड एंड नथिंग इज इजी ऑल्सो। दोनों हार्ड है, दोनों इजी है। तो ओनली डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस अगर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में है कि एस्ट्रोलॉजी में जो आपको 300 योग, बहुत सारे योग याद रखने की जरूरत पड़ती है, वो न्यूमरोलॉजी में उतना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट एस्ट्रोलॉजी भी हमें डिफिकल्ट क्यों लगती है कि हम क्या सोचते हैं कि पूरा सब कुछ साथ में याद करना है। लेकिन अगर आपको ये आर्ट आ जाए, इवन इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, अगर ये आर्ट आ जाए कि व्यक्ति ने, हमारे क्लाइंट ने या फिर सामने वाले व्यक्ति ने हमें पूछा क्या है और उसका आंसर कहाँ से निकालना है, न्यूमरोलॉजी में कौन से नंबर से निकालना है और एस्ट्रोलॉजी में कौन से हाउसेज और कौन से प्लैनेट से निकालना है, बस अगर ये समझ में आ जाए तो एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी। तो जिन लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि एस्ट्रोलॉजी काफी हार्ड है, न्यूमरोलॉजी काफी इजी है, शुड आई ट्राई फॉर न्यूमरोलॉजी फर्स्ट, शुड आई गो फॉर एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट, तो प्लीज ये माइंड में जो आपके टेंशन भरे ना वो निकाल दो। वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू स्टार्ट विथ, डोंट वरी, उसी के ऊपर भरोसा रखो और चालू करो। देर इज समवेयर एक स्टेप लेना जरूरी। न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग सीखते हैं। जो मेजर टाइप है चैल्डियन न्यूमरोलॉजी, जो ज्यादा नेम न्यूमरोलॉजी में ज्यादा हम लोग ने उसको एक्सेप्ट किया है। इन एनी सॉर्ट ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी हमने चैल्डियन न्यूमरोलॉजी के नंबर्स को, इन अल्फाबेट को हमने एक्सेप्ट किया है। कबला न्यूमरोलॉजी एक अलग प्रकार की पूरी न्यूमरोलॉजी है जिसका पिरामिड, जिसका ग्रिड पूरा अलग बनता है। तमिल न्यूमरोलॉजी जिसको आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं, बिकॉज वैदिक न्यूमरोलॉजी वो अंक शास्त्र जो था वो ज्यादा से ज्यादा साउथ इंडिया में ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। देन कम्स पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, ये तो सभी का चहीता है, सभी को मालूम है। 492357 816 लोग लिखते भी है हाथों पे। तो लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी जो आजकल ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, एंड देन कम्स मेडिकल न्यूमरोलॉजी। यस, आने वाले दिनों में हमारा एक मेडिकल न्यूमरोलॉजी का भी करके अलग कोर्स आ सकता है। तो आज के क्लास में या फिर आने वाले 2 दिन में हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देने वाले हैं। आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, हम स्ट्रेस देने वाले हैं बस वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी जैसे मैंने बोला बस कुछ नहीं, डेट ऑफ बर्थ में जो मेरे नंबर्स हैं उसको प्लैनेट से जोड़ के जो भी व्यक्ति के बारे में, जिनके बारे में हमें एनालिसिस करना है, प्रिडिक्शन करना है, बस उनके डेट ऑफ बर्थ से, उनके जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं उसके थ्रू हम उसके बारे में जानना है। वैदिक न्यूमरोलॉजी जब बात करते हैं तो वैदिक न्यूमरोलॉजी, हमारे जो ऋषि मुनि थे, पुराने ऋषि मुनि, उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एक एहसान किया है, जिन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर यहाँ पर छोड़ के वहां पर लेके गए हैं, जहां पर प्लैनेट्स को, नक्षत्र को, अंकों को, अक्षरों को बहुत करीब से देखा है। और इन अंकों को, अक्षर को प्लैनेट्स के साथ, नक्षत्र के साथ जोड़ के हमें ये बहुत बड़ा शास्त्र दिया है, एस्ट्रोलॉजी एंड अंक शास्त्र, जिसको हम न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं। उन्होंने हर एक नंबर को एक प्लैनेट के साथ जोड़ा, और हर एक प्लैनेट का हमारे लाइफ में रोल प्ले होता है। भले न्यूमरोलॉजी में हम बोलते हैं मिसिंग नंबर, अब मिसिंग नंबर है तो क्या वो प्लैनेट की कोई असर नहीं होगी? ऐसा नहीं है, वो प्लैनेट की असर होती है, बट मिसिंग है तो कुछ अलग तरीके से आती है। कुछ जैसे कुंडली में बोलते हैं प्लैनेट तो 12, पूरे 9, 9 के 9 ग्रह और 3 ग्रह और जोड़ देते हैं हम लोग, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, तो पूरे 12 ग्रह हॉरोस्कोप में तो दिख जाते हैं, लेकिन क्या उसकी असर सभी की असर होती है, नहीं होती है, ये एनालिसिस पर डिपेंड करता है। सेम वे न्यूमरोलॉजी में भी अगर कोई नंबर मिसिंग है तो वो प्लैनेट मिसिंग नहीं होगा,
वो प्लानिट की कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगी, बट नेगेटिव वे में या फिर अदर वे में भी आ सकती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक अंक को, हर एक नंबर को प्लानिट के साथ जोड़ा, और उस प्लानिट के साथ जोड़ने के बाद हर एक चीज को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है। वैदिक न्यूमरोलॉजी हमें बाकी सारी न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा एक अपर हैंड या फिर मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा एज देता है, जहां पर हम मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर से थोड़ा सा परे ऊपर उठ के प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। सी आई प्रैक्टिस वैदिक न्यूमरोलॉजी, आई प्रैक्टिस लोशो ग्रेड न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। मैं पढ़ाता भी हूँ। हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है, नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है, मोबाइल का कोर्स होता है, और लोशो ग्रेड का भी कोर्स होता है। बट आई विल नेवर से कि लोशो ग्रेड अच्छा नहीं है, वैदिक अच्छा है। बट वैदिक थोड़ा सा अपर हैंड देता है, एक एक्स्ट्रा एज देता है, जहां पर हम सिर्फ लोशो ग्रिड की तरह मिसिंग नंबर या रिपीटेड नंबर को ज्यादा स्ट्रेस ना देते हुए हम वैदिक में हम कॉम्बिनेशंस को, कंजंक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब आप बोलोगे सर कंजंक्शन ऑपोजिशन यानी कि जो हमारी कुंडली में, हॉरोस्कोप में जो युति है, दृष्टि संबंध है, युति संबंध है, वही हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, टू बी वेरी प्रिसाइज, वैदिक न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर हमें वैदिक न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपर हैंड देती है, जहां पर हम इन सारे चीजों से, मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर, सारे चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ के जातक के जीवन में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या इम्पैक्ट नहीं हो सकता, क्या इवेंट हो सकती है, क्या इवेंट नहीं हो सकती, ये हम इस वैदिक न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। अगर कोई स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कुछ स्क्रीन पे दिखे नहीं। जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर चाइनीज न्यूमरोलॉजी या फिर जापानीज न्यूमरोलॉजी की तरह वैदिक न्यूमरोलॉजी में या फिर वैदिक ग्रिड में कहीं पर भी कुआ नंबर्स, एंजल नंबर्स, लकी नंबर्स, ड्राइवर नंबर, बबीता जी आपके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शायद कुछ स्क्रैचिंग कर रहे हो स्क्रीन पे, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप स्क्रीन पे कोई स्क्रैचेस ना करें, कुछ लिखे नहीं। सो वैदिक न्यूमरोलॉजी में कंपेयर टू अदर न्यूमरोलॉजी जहां पर कुआ नंबर्स होते हैं, एंजल नंबर्स होते हैं, लकी नंबर्स होते हैं, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में जैसे मैं कह रहा था, वैदिक न्यूमरोलॉजी में कहीं पर भी कुआ नंबर्स, एंजल नंबर्स, लकी नंबर्स, इवन वैदिक टाइप 2 में, ग्रिड में हम ड्राइवर नंबर, डेस्टिनी नंबर को भी इंक्लूड नहीं करते। हम डेफिनेटली इनके बारे में, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ग्रिड में कहीं भी इनका उल्लेख नहीं करते। वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मूलांक, भाग्यांक, साथ ही साथ कॉम्बिनेशंस का, जो हम कल की क्लास में कुछ देखेंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस। और ये सारे कॉम्बिनेशंस के जो टाइमिंग ऑफ इवेंट होता है वो दशा अंतर दशा में, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड भी थोड़ा सा अलग होता है कंपेयर टू लोशु एंड कबला न्यूमरोलॉजी। लोशु ग्रिड में 4923578116, यहाँ पे 31967528 पूरा उल्टा है, पूरा अलग है। साथ ही साथ जब हम वैदिक सीखते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड नक्षत्रस एंड मून साइन ऑल्सो इन न्यूमरोलॉजी। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर न्यूमरोलॉजी में तो टाइम ऑफ बर्थ लेते नहीं है, तो नक्षत्रस और मून साइंस कैसे देखेंगे? अगर जातक के पास अपना टाइम ऑफ बर्थ है तो यू कैन आइडेंटिफाई मून साइन, यू कैन आइडेंटिफाई नक्षत्र, और उस नक्षत्र के जो मालिक है, उस नक्षत्र का, पहले तो उस नक्षत्र का ट्रेट है, उस नक्षत्र का जो मालिक है, जो प्लानिटरी लॉर्ड है, उसका नंबर है।
भले वो हम ग्रिड में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन वो नंबर तो है, वो प्लानिट कोई नंबर को डिनोट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो हम वो जान सकते। मून साइन है, तो मून साइन का भी कोई मालिक है, और वो मालिक का भी कोई नंबर है। तो जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड नक्षत्र एंड मून साइन ऑल्सो, जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी क्लास में सीखेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी में थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है, सर हमें तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो क्या हम वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं? तो आंसर इज यस। आप विदाउट द नॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप वैदिक न्यूमरोलॉजी कर सीख सकते हैं। बिकॉज जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी में कहीं पे भी एस्ट्रोलॉजी के टोटल बड़े कंसेप्ट नहीं लाएंगे। जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड फॉर वैदिक न्यूमरोलॉजी है दैट वुड बी एक्सप्लेन्ड वेरी इन डिटेल। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला, वैदिक न्यूमरोलॉजी में दो प्रकार के ग्रिड बनते हैं। टाइप 1, जहां पर हम सारे नंबर्स को कंसीडर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को कंसीडर करेंगे, मूलांक यानी कि ड्राइवर नंबर को कंसीडर करेंगे, कंडक्टर नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, भाग्यांक को कंसीडर नहीं करेंगे। और टाइप 2 में वही सारे नंबर्स कंसीडर करेंगे, डेट को कंसीडर करेंगे, मंथ को कंसीडर करेंगे, लेकिन जो सेंचुरी नंबर्स होता है उसके सेंचुरी नंबर को हम, जैसे 1980 है तो हम 19 नहीं लेंगे वापस, हम डायरेक्ट 80 को लेंगे। आज हम वो सीखेंगे कि वैदिक ग्रिड कैसे बनाया जाता है। और ये दोनों ग्रिड जब बनेगा, इन दोनों ग्रिड के माध्यम से हमें एनालिसिस करना है, इन दोनों ग्रिड के माध्यम से हमें उस व्यक्ति के ट्रेड्स को समझना है, इन दोनों ग्रिड के माध्यम से सारे कॉम्बिनेशंस लगाने हैं, इन दोनों ग्रिड के माध्यम से ही प्रेडिक्शंस होंगे। दोनों ग्रिड जब सामने रखते हैं तो हमें बहुत क्लियर आइडिया आ जाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बहुत क्लियरली स्पेसिफिकली बन रहा है। When I say we will prepare two grids, so both are important. So type 1 and type 2 both are important. Just 1 second. अब बात करते हैं वैदिक ग्रिड की। फटाफट एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, वैदिक न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्या है, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है। थैंक यू। अब वैदिक ग्रिड के बारे में जानते हैं। वैदिक ग्रिड कुछ नहीं है, हमारा न्यूमरोस्कोप है। जैसे हमारा हॉरोस्कोप बनता है ना, 12 खानों वाला, 12 घर वाला, वैसे ही 9 घर वाला हमारा न्यूमरोस्कोप बनता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में उसे हम वैदिक ग्रिड कहते हैं। वैदिक ग्रिड, जैसे मैंने बोला, इट इज कॉल्ड एज ए न्यूमरोस्कोप। जब किसी जातक के डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के द्वारा कुछ बनाया जाता है, कोई चार्ट बनाया जाता है, उसको हॉरोस्कोप बोलते हैं। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम जब बनाते हैं तो न्यूमरोस्कोप बोलते हैं। लेकिन ये दोनों हॉरोस्कोप और न्यूमरोस्कोप क्या डिपिक्ट करते हैं? जातक का माइंड, मन, चंद्रमा, जातक का शरीर, ड्राइवर नंबर, लग्न कुंडली, लग्न, और जातक का ब्रेन डेवलपमेंट या फिर आत्मा, सूर्य। ये तो सिंपल सी बात है ना। जातक के बारे में जब हम, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, भले आप एस्ट्रोलॉजी करो या ना करो, आप न्यूमरोलॉजी करते हो या ना करते हो, एज एन हीलर भी जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आप पहले उनको कैसे देखते हो? या फिर उनकी फोटो भी जब आती है, एज एन हीलर आपके पास कई बार फोटो आती है, आप फोटो से रेकी देते हो, तो आप क्या देखते हो? फेस देखते हो, फेस के अंदर फोरहेड देखते हो, आंखें देखते हो, देखते कि नहीं देखते? तो सेम वे जब प्लैनेट्स के द्वारा हम कुछ डिपिक्ट या फिर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हॉरोस्कोप हो या न्यूमरोस्कोप, हम जातक के माइंड, बॉडी, सोल, ब्रेन डेवलपमेंट, ये सारी रिलेशनशिप को कोशिश करते हैं हम समझे। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी हम इसको जान सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च भी प्रूव कर चुका है कि जातक का जो पूरा बिहेवियर पैटर्न है, जातक का जो ग्रोथ है, वो बहुत कुछ उसके थिंकिंग कैपेसिटी पे, थॉट प्रोसेस पे, ब्रेन डेवलपमेंट से, ब्रेन के फंक्शन से ज्यादा है। साइंटिफिकली इट इज ऑल्सो प्रूव कि जातक की थिंकिंग से, आज हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग क्यों हम बोलते हैं? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो तो पॉजिटिव होगा।
नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव होगा। तो क्या ये थिंकिंग प्रोसेस ही है हमारा, और जो हमारे साथ घटना घटती है। इसको एक सिंपल एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताता हूँ। कई बार होता है ना कि हमें किसी ने जेमस्टोन बोल दिया, या कोई रुद्राक्ष पहन लिया, या फिर कोई हम अटायर में हम पहने हैं, कपड़े पहने, तो उस दिन हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब हम हमारे मनपसंद कपड़े पहनते हैं, मनपसंद कलर के कपड़े पहनते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो व्हाट इज दिस? अवर थिंकिंग प्रोसेस। तो वैदिक ग्रिड में ये भी क्लियर कट जाना जा सकता है। कैसे जा सकता है, देखो। यूजुअली हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ये साइंटिफिक साइंस बोलता है। अब यहाँ पे ग्रिड में, या जो नंबर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक नंबर्स है जो मेरे डेट ऑफ बर्थ में होंगे। तो अगर कोई जातक लेफ्ट साइड का ब्रेन यूज करता है तो कैसे पता चलेगा, और लेफ्ट साइड का ब्रेन यूज करने से ऐसा जातक क्या हो सकता है, जो वैदिक ग्रिड में बहुत क्लियरली बता देते हैं। तो बेसिक नंबर है 2678। अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ में DDMMYYY में 2678 आ रहे हैं, बाद में 2 2 बार आए तो भी एक ही बार गिनो, 2678 आ रहे हैं, या फिर 2678 वाले नंबर्स ज्यादा है कंपेयर टू दी राइट साइड वाले नंबर्स, तो ऐसे जातक को हम बोल सकते हैं कि ऐसा जातक अपने लाइफ में, या अपने डिसीजन मेकिंग में, या अपने ब्रेन या खुद के डेवलपमेंट में लेफ्ट साइड का ब्रेन ज्यादा यूज करता है। और ऐसा जातक क्या होता है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी यानी कि अंदरमुखी जो होता है ना, बहिर्मुखी नहीं, अंदरमुखी। अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को दबाते जाता है, ज्यादा फीलिंग शेयर नहीं करता। ऐसा जातक नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है रेदर देन अर्निंग मनी। कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है रेदर देन गेनिंग प्रॉफिट्स। ऐसे जातक के लिए लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, इवन आप भी अभी देख लो आपके नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर्स आ रहे हैं। अभी ये दोनों जो स्लाइड्स हो जाने के बाद आप देखो कौन से नंबर्स आ रहे हैं। 2678 का पलड़ा भारी है, या फिर यहाँ का रिपीटेड नंबर्स में सिंगल ही गिनना है। इनर इंस्पिरेशन ऐसे जातक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ऐसे जातक को, भले इंट्रोवर्ट है, बट ऐसे जातक को अदर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दीज पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड। ऐसे लोग अपने कॉन्शियस को ही ज्यादा सुनते हैं और उसी के ऊपर एक्ट करते हैं। ऐसा जातक, कई बार आप ये भी बोल सकते हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला पॉलिसी अपनाता है। किसी ने बोल दिया ये प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं नहीं, आई विल नॉट ब्लाइंडली फॉलो दिस। अगर मुझे सही लगा तो मैं इसको इसी पाथ में जाऊंगा। ऐसे जातक यूजुअली मटेरियलिस्टिक ज्यादा होते हैं। इंटेलेक्चुअल साइड में थोड़े से कई बार इमोशंस हो जाते हैं, कई बार इंट्रोवर्ट है तो ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार इनका दूसरों के कंपेरिजन में डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा सा लैक कर सकता है। अब आता है राइट साइड ऑफ द ब्रेन। राइट साइड ऑफ द ब्रेन के कौन से नंबर्स हैं? बेसिक नंबर 1 3 4 5 9। तो जिन जातक के डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स हैं ज्यादा कंपेयर टू अदर्स, देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, रिपीटेड होंगे तो एक ही बार पकड़ना है उनको, ग्रिड नहीं बनाना है। बस डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स कौन से वो देखो। अगर किसी जातक के डेट ऑफ बर्थ में 1349 का पलड़ा भारी है कंपेयर टू दी अदर नंबर, तो ऐसा जातक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहलाता है, यानी कि बहिर्मुखी। जो बोलता है मुंह पे बोल देता है, मुंहफट तरीके से बोल देता है। हो सकता है हम इसको, ऐसे जातक को हम रूड भी बोल देते हैं, एरोगेंट भी बोल देते हैं। बट ऐसा जातक अपने खुद के इंडिपेंडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जैसे प्रीवियस में लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में हमने क्या बोला, वो अपने नॉलेज को इंपॉर्टेंस देता है, ये अपने फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देता है। ऐसे जातक को जो राइट साइड ऑफ ब्रेन, देखो ये ना रिलेशनशिप में भी काफी काम आते हैं। राइट साइड ऑफ ब्रेन वाले जो जातक है ना, इनको अपना स्पेस दे दो, ये बहुत अच्छा उभर के आ जाएंगे बाहर। कई बार क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, हम नहीं समझ पाते। हम थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप नंबर समझ लो ना उनके, तो आपको समझ में आएगा नहीं, इनको इनकी स्पेस की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा टॉर्चर करने की जरूरत नहीं। ऐसे जातक को अपना काम खुद से करने की बहुत आदत होती है। दे डू देयर ओन देयर वर्क विद देयर ओन पेस एंड स्पेस।
ये जातक कभी भी किसी बात को टालते नहीं है, पोस्टपोन नहीं करते, इसलिए राइट साइड ऑफ ब्रेन जो लोग यूज करते हैं ऐसे जातक काफी सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा जातक नेम फेम काफी सोसाइटी में बहुत जल्दी कमाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। वैदिक ग्रिड के माध्यम से हमें ये बहुत समझ में मिलता है, या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी में इसको साइंटिफिक तरीके से जोड़ के, इवन हमारा ग्रिड का भी बनावटी जो है ग्रिड का वो वैसा ही है। आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा, किसी ग्रिड को प्लॉट कर दो आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा ये राइट साइड ऑफ ब्रेन यूज करता है, लेफ्ट साइड ऑफ। देखो राइट साइड और राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन का यूज करने के जो प्रेडिक्शन या फिर एनालिसिस करते हैं ये बहुत सिंपल एक ही केस ही करते हैं कि व्यक्ति इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। न्यूमरोलॉजी में या फिर हमारे पास जब ये कोई जातक आते हैं ना, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, और खास करके न्यूमरोलॉजी में बहुत इजीली पता चल जाता है कि व्यक्ति इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। देखो इंट्रोवर्ट होगा ना तो आपको रेमेडी भी बहुत सोच समझ के देनी पड़ेगी, एक्सट्रोवर्ट होगा तो भी सोच समझ के देनी, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते कि ये व्यक्ति चार चीज पूछेगा, इससे क्या होगा उससे क्या होगा। इंट्रोवर्ट होगा ना तो हो क्या होगा, ऐसा जातक आपकी रेमेडी सुनेगा, ये 100% करेगा वो जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन करेगा ना दैट इज दे आर मोर सीरियस। तो आपको भी जानने के लिए सेकेंड थिंग, जब कोई प्रॉब्लम बताता है कि मेरा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो बाई नोइंग इंट्रोवर्ट व्यक्ति अगर बोलता है मेरा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो आपको क्या आंसर देना है कि अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस करो। एक्सट्रोवर्ट है तो उनको क्या बोलेंगे, वो भी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो लेकिन समझ के एक्सप्रेस करो। बीइंग एक्सट्रोवर्ट पर्सन आप शायद रूड हो जाते हो, आप एरोगेंट दिखते हो, डोमिनेंट दिखते हो। सिंपल रेमेडी, खत्म किस्सा। कोई ग्रह की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी बेसिक चीजों में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एकदम सिंपल तरीका है। हमें ग्रह तक तो अभी तक हम गए नहीं, स्टार्टिंग पहले ही लेक्चर में हम समझ गए क्या रेमेडी दे सकते हैं हम, अगर कोई व्यक्ति कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है। नॉट अबाउट रिलेशनशिप, कोई व्यक्ति कहता है कि जॉब में प्रॉब्लम है, तो इंट्रोवर्ट वाला है तो स्टार्ट स्पीकिंग विद योर बॉस, अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन करो। एक्सट्रोवर्ट वाला है, टीम के साथ कम्युनिकेशन करो लेकिन बहुत समझ के करो, संभाल के करो, रूडली मत करो। और ये बाय डिफॉल्ट साइंस ने प्रूव कर दिया है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। साथ ही साथ ये बेसिक नंबर्स के अलावा हमारा रोल प्ले करता है, हमारा खुद का बिहेवियर कैसा है। ऑफकोर्स ब्रेन का बहुत बड़ा हाथ है हमारे बिहेवियर में, बहुत सारी चीज हम एक्शन रिएक्शन पे हो जाते हैं। कुछ एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते बट रिएक्शन डेफिनेटली हमारे कंट्रोल में होते हैं, है कि नहीं। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेसिक नंबर्स, हमारा कर्मा, अब वो कर्मा पास्ट कर्मा हो, करंट बैलेंस हो, तो भी वो रोल प्ले तो करेगा ही। हमें पता नहीं पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे या बुरे काम किए थे, तो हमें तो पता नहीं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था सेविंग अकाउंट में, कर्मा के बैलेंस में। लेकिन अभी हमें अगर इस जन्म में कुछ अच्छा करना है तो हमें अच्छे कर्मों के ऊपर चलना है। और इसी को जब आप बैलेंस कर लेते हो ना, इसी को ब्रेन मैपिंग बोल देते हैं। आजकल ब्रेन मैपिंग के लिए बहुत अलग अलग कोर्सेज आ रहे हैं। पीपल आर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज फॉर ब्रेन मैपिंग ऑफ देयर चाइल्ड। उनके बच्चों के लिए ब्रेन मैपिंग सेशन कराने के लिए लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। नो डॉलर जी, जीरो इज नॉट यूज। जीरो पूरा यूनिवर्सल नंबर है। और इसी को जब आप लेफ्ट साइड राइट साइड को बैलेंस हो जाते हैं तो इसी को ब्रेन मैपिंग बोल देते हैं। ये दोनों ही का, कुछ सिचुएशन में हमें एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत पड़ती है, कुछ सिचुएशन में हमें इंट्रोवर्ट होना जरूर पड़ता है। इसका बैलेंस, इसका समन्वय हमने कर लिया तो वेल एंड गुड। दिस इज व्हाट आवर ग्रिड लुक्स लाइक। 319675284। तो जो 31954 वाले नंबर है वो राइट साइड ऑफ ब्रेन को दिखाते हैं। 6782 यानी कि 6278 वाले नंबर लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन को दिखाते हैं। यहां पर हम डेट ऑफ बर्थ के नंबर को कंसिडर करेंगे।
और उसमें से कितने नंबर्स आ रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड वाले नंबर ज्यादा है, रिपीटेड एक ही गिनेंगे, तो दैट पर्सन इज लेफ्ट साइड वाला ब्रेन है, इंट्रोवर्ट है, और राइट साइड में तो एक्सट्रोवर्ट है। जस्ट वंस। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में हम बर्थ चार्ट प्रिपेयर करते हैं, राशि चार्ट प्रिपेयर करते हैं, डिविजनल चार्ट प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी हम वैदिक ग्रिड या फिर वैदिक न्यूमरोस्कोप प्रिपेयर करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के मदद से लेते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम चार्ट बताते हैं डेट, मंथ एंड ईयर और ड्राइवर नंबर। कंडक्टर नंबर वैदिक न्यूमरोलॉजी में न टाइप 1 में यूज होता है न टाइप 2 में यूज होता है। इसको सिर्फ हम एनालिसिस में, कंडक्टर का जो ट्रेट है उसको हम वहां पे एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेडेड यूज में, वैदिक ग्रिड में हमें यूज नहीं करते। टाइप 2 में तो हम सेंचुरी नंबर को भी इग्नोर करते हैं, कंडक्टर नंबर को भी इग्नोर करते हैं और ड्राइवर नंबर को भी इग्नोर करते हैं। टाइप 2 और टाइप 1 दोनों को मिला के हम इनके कंजंक्शन, इनके ऑपोजिट्स, उनको ज्यादा यूज, उनके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ताकि हम व्यक्ति के बारे में और डीप में समझ सकें। दोनों ही ग्रिड में या दोनों ही न्यूमरोस्कोप में 9 के 9 नंबर्स को अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, जो हमारे माइंड, बॉडी और सोल को रिप्रेजेंट करता है। 319675284 प्लैनेट्स आर सेम although इन लेशु लोशु या फिर वैदिक ग्रिड्स या वैदिक न्यूमरोलॉजी, प्लैनेट सेम है। 3 नंबर जुपिटर, 1 नंबर सूर्य, 9 नंबर मंगल, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर केतु, 5 नंबर बुध, 2 नंबर चंद्रमा, 8 नंबर शनि और 4 नंबर राहु। कुछ लोग माइनस सन और कुछ लोग प्लस सन भी कहते हैं राहु केतु वैदिक में, बट हम यहाँ पर दो इंडिविजुअल प्लैनेट्स को कंसिडर करेंगे। अब बात आती है वही वैदिक ग्रिड से हमें स्पिरिचुअल नंबर्स, इमोशनल नंबर और फिजिकल नंबर मिलते हैं। अगर मेरे ग्रिड में 319 का पलड़ा भारी है तो आई एम स्पिरिचुअल पर्सन समवॉट। मेरे ग्रिड में 675 का पलड़ा भारी है तो इमोशनल पर्सन हूं, और 284 का पलड़ा भारी है तो फिजिकल पर्सन हूं। फिजिकल पर्सन नहीं, मारूंगा नहीं, मारामारी नहीं करूंगा। अब आप बोलोगे सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, स्पिरिचुअल जुपिटर तक ठीक है, सूर्य तक है, मंगल क्वेश्चन मार्क, इमोशनल वीनस तक ठीक था, बुध के तक ठीक था, केतु क्वेश्चन मार्क, फिजिकल में राहु और शनि तक ठीक था, मून क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं। सिंपल जो आज तक हम मून, केतु, मंगल के जो ट्रेड समझ में आए थे, ये कहीं ना कहीं हमें समझ में नहीं आ रहा स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल में कैसे डिवाइड कर। दैट इज द क्रक्स ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी, दैट इज द क्रक्स ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमारे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो शायद लोशु में हमें नहीं समझने मिलते, या फिर हम लोशु प्रैक्टिस करते हैं, कई बार हम अटक जाते हैं, और वैदिक का अगर नॉलेज होता है तो हम लोशु के प्रैक्टिस में ही हमें वो एडिशनल नॉलेज जो वैदिक की है वो काम आ जाती है। उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फिजिकल। स्पिरिचुअल नंबर्स, अगर मेरे ग्रेड में 139, तीनों होंगे जरूरी नहीं तीनों का होना, 139 में से कोई एक है तो उतना परसेंटेज भी है, 33 33 33। अगर 2 नंबर है तो 66%, तीनों है तो 100%। तो अगर स्पिरिचुअल नंबर्स की हम बात करें तो 139 नंबर्स आर लिंक्ड विद अवर स्पिरिचुअलिटी, अवर सोल। क्यों, कैसे? सूर्य जो है नंबर 1 को इन्फ्लुएंस करता है, नंबर 1 को डिनोट करता है, और सूर्य के पास पावर क्या है? पावर ऑफ इंडिविजुअल, सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राण ऊर्जा। तो ये स्पिरिचुअल नंबर में आता है। गुरु नंबर 3 डिनोट करता है, नंबर 3 डिनोटेड बाय जुपिटर, और नंबर 3 जुपिटर क्या सिग्निफाई करता है, क्या दर्शाता है? एक्सपांशन, क्रिएशन, नॉलेज, और ये क्या है? देवगुरु। तो अगेन ये स्पिरिचुअल हुआ। हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो हमारी एक भक्ति है, हमारा एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आप कुछ भी पढ़ाई करो, आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करो, आप स्कूल में भी हो, तो हम बुक्स को क्या करते हैं? गलती से बुक्स नीचे गिर गए, हम बुक्स को उठा के ये करते हैं ना, विद्या को हम प्रणाम करते हैं ना। तो गुरु है, गुरु से विद्या मिलती है।
नंबर 9, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि नंबर 9 को स्पिरिचुअलिटी में या स्पिरिचुअल नंबर में कैसे आ गया। नंबर 9 मंगल के द्वारा ये डिनोट किया जाता है, जो व्यक्ति के इंडिपेंडेंस, व्यक्ति के इमोशंस और व्यक्ति के साहस को क्रिएट करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस भी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मुझे भगवान में आस्था है, अगर मुझे सही तरीके की इंडिपेंडेंस दी गई है, तो कहीं ना कहीं आई एम थैंकिंग माई गॉड, माई इष्ट देवता, या जिस भी ट्रेडिशंस और कल्चर में मैं पैदा हुआ हूँ। तो मंगल से भी स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल नंबर हम मंगल का नंबर कह सकते हैं। कमिंग टू इमोशनल नंबर 6/7, तो पहले मर्क्यूरी की बात करते हैं। मर्क्यूरी 5 नंबर डिनोट करता है। 5 नंबर क्या है? पावर ऑफ स्पीच, एक्सपेंशन ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज। तो जो मैं सोचता हूं वैसा मैं बोलता हूं, वैसा मेरा इमोशंस है, जैसा मेरा इमोशंस है वैसा मेरी स्पीच है, वैसा मेरा मेंटल एक्सपेंशन है। शुक्र 6 नंबर डिनोट करता है जो मेरे इमेजिनेशंस और लग्जरीज की तरफ जाता है। आई एम possessive टू माई लैपटॉप, आई एम possessive टू माई टेबल, आई एम possessive टू माई कार, माई हाउस। इससे मेरा इमोशनली जुड़ाव है, मेरी बुक्स के साथ मेरा लगाव है, मेरा जो भी एसेट है उससे मेरा लगाव है। तो ये शुक्र से मेरी एसेट बिल्डिंग होती है। तो इमोशनल नंबर शुक्र का वहां से आता है। और 7 नंबर केतु, जो हमें क्वेश्चन मार्क आता है कि इमोशनल नंबर में कैसा आ गया, तो 7 नंबर हमें क्या डिनोट करता है? केतु महाराज क्या हमारी इमेजिनेशन को, हमारी मानसिकता को भी दर्शाता है। क्या आगे जाके मुझे अकेला रहना है, आइसोलेशन में रहना है, आगे जाके क्या मुझे संन्यास लेना है, मेरा ये बर्थ क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, क्या काम करने के लिए हुआ है, यही जानने का पूरा काम केतु करवाता है। एंड केतु से बड़ा हमें रियलिटी पिक्चर बहुत, शनि के बाद अगर कोई देता है रियलिटी पिक्चर तो केतु देता है। तो 6/7 आर इमोशनल नंबर्स। फिजिकल नंबर्स 2, 8, 4। अब ये 2, 8, 4 फिजिकल नंबर्स कैसे आते हैं, प्लैनेट के साथ कैसे जोड़ते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मून, चंद्रमा, जो 2 नंबर को दर्शाता है, ये हमारे इमोशंस को फ्लक्चुएट करता है। चंद्रमा मन का जातक हमारे इमोशंस को फ्लक्चुएट, अगर मैं बहुत खुश हूं तो फिजिकल लेबर भी कर लूंगा। फिजिकल लेबर यानी कि वो जरूरी कि वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके मिट्टी उठानी है, वही करना है। आप जो काम कर रहे हो वो भी एक फिजिकल काम ही है। आप घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कंसल्टिंग कर रहे हो, वो भी एक काम है। मैं घर पे बैठ के क्लास ले रहा हूँ, वो भी एक मेरा काम है। लेकिन अगर मेरा इमोशन सही नहीं है तो मैं क्लास सही तरीके से ले पाऊंगा? क्या मैं कंसल्टिंग सही तरीके से कर पाऊंगा? नहीं। तो मून ऑल्सो डिनोट्स वो फिजिकल नंबर्स, क्योंकि मून से मेरा इमोशंस जुड़ता है। शनि 8 नंबर, डेफिनेटली 8 नंबर कर्म का दाता शनि महाराज, जो न्याय की बात करता है, हार्ड वर्क की बात करता है, वो काम की बात करता है और सर्विस की बात करता है। तो ऑफकोर्स सैटर्न तो फिजिकल वर्क नंबर्स में आएगा ही आएगा। राहु नंबर 4, जब मैं बोलता हूँ 2 नंबर मेरे थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, इमोशंस को सिग्निफाई करता है, तो 4 नंबर उसकी थॉट प्रोसेस को स्पीड देता है। और ये फोर्स देता है जो मेरे जीवन में अप्स एंड डाउन लाती है। यही 4 नंबर जातक की कैपेसिटी बताता है कि वो कैसी चीजों को सही तरीके से लेगा या नहीं ले पाएगा। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं ना, ये 4 नंबर से एक चीज थोड़ा सा याद आ गया तो बता देता हूँ। व्हाट वी डू, या भाई कॉमन मिस्टेक हमारे में ये होती है, 4 नंबर जब आता है, खास करके घर का नंबर, हम लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि राहु का नंबर है। बट जरूरी नहीं है राहु का नंबर खराब ही रिजल्ट देगा। राहु एक फोर्स भी है। अगर उस फोर्स को आपने सही सही यूज कर लिया तो स्काई इज द लिमिट, वो सक्सेस देता है। कलयुग में राहु बहुत सक्सेस देगा। और कलयुग में राहु मैं इसलिए बोलता हूँ, कुछ साल पहले जब कोविड से जूझ रहे थे, तो 3 नंबर गुरु महाराज बंद था, 1 नंबर सरकार भी बहुत फिक्स में थी। चल क्या रहा था? राहु 4 नंबर। स्कूल्स कॉलेजेस बंद थे, जुपिटर 3 नंबर बंद था, लेकिन राहु अल्कोहल शॉप्स, वाइन शॉप्स ओपन थे। कलयुग में इतना पावरफुल नंबर है। तो राहु हमेशा खराब रिजल्ट देगा ऐसा नहीं।
अगर आपको राहु का सही ट्रेड आपको पता चल गया, बाद में एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, अगर राहु आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है और अकॉर्डिंगली आपने एक्ट कर लिया, तो राहु आपको बहुत अच्छी चीजें देगा, ये लाइफ में बहुत सही डायरेक्शन दे देगा। अदरवाइज राहु का जो ट्रेड है इल्यूजन्स कराना कर देता है। तो ये स्पिरिचुअल नंबर, इमोशनल नंबर, फिजिकल नंबर। तो अभी हमने बैठे बैठे आज की क्लास में हमने क्या देख लिया, वैदिक ग्रिड तक तो हम गए नहीं, बस डेट ऑफ बर्थ में वैदिक के माध्यम से हमने व्यक्ति के बारे में इतना तो जान लिया कि ये एक्सट्रोवर्ट होगा, इंट्रोवर्ट होगा, दूसरा कितना स्पिरिचुअल होगा, कितना फिजिकल होगा, और कितना इमोशनल होगा। ग्रिड पे तो अभी हम जाएंगे। तो आज हम देखेंगे ग्रिड का कंस्ट्रक्शन भी कैसे होता है। जैसे मैंने बोला, दो प्रकार का ग्रिड बनता है, टाइप 1, टाइप 2। दोनों में रूल तो सेम ही है। रूल यानी कि नंबर्स का जो पोजीशनिंग है वो सेम है, 319, 675, 284। अब इस ग्रिड को बनाना कैसे है ये देखते हैं। तो पहले देखते हैं टाइप 1 ग्रिड। उससे पहले आप सबकी अगर परमिशन हो थोड़ा सा पानी पी लें। थैंक यू। टाइप 1 को कैसे प्लॉट करना है, ग्रिड के टाइप 1 को कैसे प्लॉट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, डोंट वरी। एक डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ का लेने के बाद, 1 सेकेंड ज्योति जी बताता हूँ 319 आया कहाँ से। बाकी के नंबर भी तो है, 675, 284 आएंगे आएंगे, आता है आता है, यही ये फॉर्मेट है। चलो आपको वो भी बता दो, ये फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट इज फिक्स्ड। अब ये मेरा ग्रिड या आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रिड में कैसे बनेगा ये अभी बता रहा हूं। तो कैसे प्लॉट करना है टाइप 1 ये हम पहले सीखते हैं। तो जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है, सारे डेट ऑफ बर्थ जो है, जो भी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स है, उनको ग्रिड में जहां पर जैसा नंबर्स का पोजीशन है वैसे हम प्लेसमेंट कर देंगे, जीरो को इग्नोर करेंगे। ड्राइवर नंबर यानी क्या होता है, मेरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल, डेट का टोटल। जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैं हमेशा यहाँ पर इसलिए बोलता हूँ मेरा डेट ऑफ बर्थ कि आप लोग में से कोई मुझे अगस्त में विश करे करके। तो मेरा ड्राइवर नंबर क्या हो जाता है, 4। अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 मई 2006 होता, तो भी मेरा ड्राइवर नंबर कैसे होता, 2+2 = कंडक्टर नंबर तो हमें लेना ही नहीं है, तो कंडक्टर नंबर यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। तो जो भी मेरे डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं, उनको जो पिछले ग्रिड में हमने देखे उनको इंक्लूड करेंगे, ड्राइवर नंबर को इंक्लूड करेंगे वहीं पे, और कंडक्टर नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे, कंडक्टर नंबर हम वहां पे नहीं लेंगे। अगर मेरे ग्रिड में 6, 7, 2, 8 ज्यादा दिख रहे हैं, या 6, 7, 2, 8 दिख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड ऑफ ग्रिड यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन इंट्रोवर्ट बिहेवियर है मेरा। या फिर मेरे ग्रिड में 1, 3, 4, 5, 9 नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, तो राइट साइड ऑफ ब्रेन तो एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, डोंट वरी। ये एक एग्जाम्पल लिया है, 13 अप्रैल 1983। अब ज्योति जी ध्यान से समझना, ये मेरा ग्रिड है, दिस इज माई ग्रिड जो फिक्स फॉर्मेट वाला है, 319, 675, 284। अब ये मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आई है, मुझे टाइप 1 बनाना है। टाइप 1 में हमने क्या बोला, हम डेट लेंगे, हम मंथ लेंगे, पूरा ईयर लेंगे, और ये जो डेट का टोटल बनता है वो भी हम लेंगे टाइप 1 में। तो अब पहले एक नंबर आ रहा है, डेट में ले लो, एक नंबर की पोजीशन कहां पे, यहाँ पे है ग्रिड में, तो मैंने यहाँ पर एक नंबर बना दिया, ठीक है। बाद में 3 नंबर आया, तो 3 नंबर से मैंने 3 नंबर की पोजीशन यहाँ पे है टॉप में, मैंने यहाँ पे बना दिया था 3 नंबर। फिर बाद में मंथ पे आ गया, जीरो की वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो हम नहीं कहीं पे इंक्लूड नहीं करेंगे। 4 नंबर, तो 4 नंबर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर है, 4 नंबर यहाँ पे पोजिशन है, तो पहला 4 नंबर यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ईयर पे आते हैं, हम टाइप 1 में पूरा ईयर लेंगे, 1983, तो 1 जो है वो यहाँ पर है 1, ठीक है। 9 आता है तो 9 यहाँ पर आता है, उसके बाजू में 9 आएगा। फिर 8 आता है, तो 8 यहाँ पे मैंने बना दिया जहां पर 8 का पोजीशन होता है, और वापिस से एक 3 आता है, तो एक 3 मेरा बन जाता है।
प्लस ड्राइवर नंबर 1 और 3 का टोटल करते हैं तो ड्राइवर नंबर 4 आता है, तो यहाँ पे टाइप 1 में हम 4 लेते हैं। तो टाइप 1 ग्रेड में प्लॉट करना समझ में आ गया आप सभी को, टाइप 1 तक। तो टाइप 1 में मुझे क्या दिख रहा है, कौन से नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, 3, 1, 9, 4 वाले नंबर ज्यादा दिख रहे हैं। ये जो नंबर्स थे ये मेरा राइट साइड ऑफ ब्रेन है, ये जो नंबर है मेरा लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है कि नहीं। तो हम इस जातक के बारे में बोल सकते हैं, जो जातक 13 अप्रैल 1983 में पैदा हुआ है, ये जातक अपना राइट साइड ऑफ ब्रेन ज्यादा यूज करता है, ये जातक अपना एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी दिखाता है। टाइप 1 इज क्लियर ऑल ऑफ यू, किसी को कोई डाउट टाइप 1 में। अगेन रिपीट करता हूं, टाइप 1 में हम डेट लेंगे, दोनों मंथ लेंगे पूरा और ईयर पूरा लेंगे, और ड्राइवर नंबर जो बनता है वो लेंगे। कॉम्बिनेशन कल की क्लास में देखेंगे, डोंट वरी। अब टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 को कैसे प्लॉट करना है। तो सेम वही डेट ऑफ बर्थ को आगे पकड़ के चलो, वही डेट ऑफ बर्थ में जैसा ग्रिड की जो पोजीशन है वैसे डाल दो, लेकिन जो सेंचुरी के पहले दो नंबर है, जैसे 1983 जो हमारा एग्जाम्पल था, तो सेंचुरी नंबर है 19, उसको ग्रिड में हम कहीं पे भी नहीं लेंगे, ना ही हम ड्राइवर नंबर लेंगे ना ही कंडक्टर नंबर लेंगे। तो अगर ये रूल अगर मैं फॉलो करता हूं, टाइप 2 सेम डेट ऑफ बर्थ से व्यक्ति का कैसे हो जाएगा, कैसे होगा देखो, 1 और 3, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, बराबर। फिर मैं मंथ में गया 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, बराबर। अब हम टाइप 2 में सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ का 19 नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट 8 और 3 पे जाएंगे। तो मैंने 8 प्लॉट कर दिया, 3 प्लॉट कर दिया। इसके बावजूद, और यहाँ पर मैंने नो ड्राइवर नंबर, तो और एक 4 यहाँ पे नहीं आएगा, कंडक्टर नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो भी अगर मैं देखूं तो ये ग्रिड में राइट साइड ऑफ नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो ये जातक दोनों ग्रिड में से राइट साइड ऑफ ब्रेन ज्यादा यूज कर रहा है। परफेक्ट, क्लियर, कोई भी डाउट। तो इस तरह से टाइप 1 टाइप 2 ग्रिड बनाया जाता है, और दोनों ही ग्रिड इंपॉर्टेंट है। ज्योति जी आपको लास्ट वाला नहीं समझ में, ये वाला नहीं समझ में आया, वापिस एक्सप्लेन बताऊं, डोंट वरी। ग्रिड 1 समझ में आ गया। ग्रिड 2, ग्रिड 2 में हमने क्या बोला, हम डेट लेंगे, हम मंथ भी लेंगे, लेकिन हम सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे, यानी कि 19 को नहीं लेंगे, हम लास्ट दो नंबर लेंगे, ईयर के लास्ट दो डिजिट को लेंगे, ना ही हम ड्राइवर नंबर लेंगे, कंडक्टर नंबर तो हमने पहले भी नहीं लिया था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 और 8 और 3 बस। तो 1 का पोजीशन मेरा ग्रिड क्या है, 1, 3, 1, 9, 6, 7, 5 और 2, 8, 4, ये मेरा ग्रिड है। तो 3 नंबर कहाँ पे, पहले तो 1 नंबर है, 1 नंबर कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। 3 नंबर उसके पहले आता है, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर बाद में आता है मंथ, मंथ का नंबर 4 है, तो 4 यहाँ पे आता है। अब हम 19 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे वापस 1 और 9 नहीं आएगा, जब हम यहाँ पे टाइप 2 में सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे, डायरेक्ट 8 और 3, तो 8 का पोजीशन कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, और 3 का पोजीशन यहाँ पे आता है। क्लियर, अब समझ में आया। दोनों चीज आप देखोगे तो यहाँ पे 9 नंबर और 1 नंबर, जो 1 का रिपीटेशन हो रहा था टाइप 1 में, वो यहाँ पे नहीं हो रहा, जो 9 का प्रेजेंस था टाइप 1 में, वो टाइप 2 में नहीं है। बट हम एनालिसिस दोनों ग्रेड से करेंगे, ये याद रखना। वैशाली जी फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया, वापिस से फर्स्ट वाले पे जाता हूँ, डोंट वरी। दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ। टाइप 1 का रूल हमने क्या बोला, टाइप 1 वापिस से बोलता हूँ, दोनों वापिस से एक्सप्लेन करता हूँ, टाइप 1 वापिस से एक्सप्लेन। टाइप 1 का रूल क्या बोला हमने, सारे नंबर्स लेंगे डेट ऑफ बर्थ के, प्लस ड्राइवर नंबर भी लेंगे। ड्राइवर नंबर यानी कि जो मेरा डेट का जो टोटल आता है वो लेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा ग्रिड है, ये फिक्स फॉर्मेट है। तो अब 1 और 13 तारीख का ये जन्म का जाता है, तो एक नंबर यहाँ पे आता है, तो एक नंबर यहाँ पे आया, 3 नंबर यहाँ पे आया, ठीक है। अब मंथ पे आया तो 4, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 का कोई प्लेसमेंट नहीं है, 4 नंबर,
4 नंबर ग्रिड में कहाँ पे आता है, नीचे की तरफ यहाँ पे आता है, पहला 4 मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम ईयर पे आ गए, टाइप 1 में हम पूरा साल लेंगे, सेंचुरी नंबर इंक्लूड करेंगे, तो और एक बार 1 आएगा, फिर 9 आएगा, और 8 और 3 दोनों आएंगे, 83 प्लस मैंने क्या बोला, ड्राइवर नंबर भी लेना है, 1 और 3 का, इसका प्लस क्या आता है, 1 + 3 = 4, तो यहाँ पे और एक 4 आ गया। ज्योति जी समझ में आ गया, वैशाली जी समझ में आ गया? यस। सेम वे जब हम टाइप 2 पे जाते हैं, तो टाइप 2 पे हम ईयर लेंगे, सॉरी मंथ, डेट लेंगे, मंथ लेंगे, ईयर में हम सिर्फ पहला 2 डिजिट नहीं लेंगे और लास्ट 2 डिजिट लेंगे, और हम ड्राइवर नंबर भी नहीं लेंगे, कंडक्टर नंबर तो हम ले ही नहीं रहे। क्लियर? यहां पर आज का जर्नी एंड करते हैं। अब कल की क्लास में हम लोग, जैसे आज मैंने सिंपल बता दिया कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, वैदिक न्यूमरोलॉजी दूसरों से भिन्न क्यों है। दूसरा एक चीज यहाँ पे बिफोर एंडिंग दी टुडे सेशन एंड आपके डाउट लेने से पहले एक चीज मैं बोलूंगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन में क्या आता है, कंजंक्शंस आते हैं, जो हम कल देखेंगे। कंजंक्शंस यानी कि हमारी हॉरोस्कोप भाषा में युति। दूसरा एस्पेक्ट्स, वैदिक न्यूमरोलॉजी में एस्पेक्ट्स टाइप 1 टाइप 2 में ही आएंगे, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी भाषा में दृष्टि बोलते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट अलग कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं, जो अलग अलग रीजन से बनते हैं। और कुछ केस स्टडी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हम 2 व्यक्ति की केस स्टडी कर लेंगे, और ये जो 2 दिन में सीखेंगे उसी से रिलेटेड केस स्टडी है, एक डोनाल्ड ट्रंप की है और अमिताभ बच्चन जी की। तो कल की क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, और उससे कुछ रेमेडी को भी देखेंगे कि अगर ये कॉम्बिनेशन कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। देखो अच्छा कॉम्बिनेशन है तो मैं किसी को बोलूंगा कि अरे आपके तो धन योग है, तो अलग से माता लक्ष्मी की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं दरिद्रति योग है, तो भाई भगवान से प्रार्थना करो कि दरिद्र योग कम हो जाए। तो उसकी रेमेडीज हम देखेंगे और केस स्टडी हम देखेंगे, जो हम 2 दिन में सीखेंगे। रजनीश जी, यस, दशा अंतरदशा, ये हम जब हम कोर्स में जाएंगे तब वहां पर मैं वो टॉपिक लूंगा, बिकॉज दशा अंतरदशा एक लंबा बड़ा टॉपिक है, विच कैनॉट बी कवर्ड इन 2 days स्मॉल वर्कशॉप। तो दैट हमें दशा अंतरदशा का जो टॉपिक है वो हम फुल टाइम, जो हमारा कोर्स आएगा मंडे से जो आ रहा है, वो उसके वहां पर चर्चा होगी। बट जो भी, इतना मैं बोल सकता हूँ, जो भी कॉम्बिनेशन जब देखते हैं अच्छा बुरा, तो दशा अंतरदशा का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि दशा दशा अंतरदशा, दीज आर जोमेटो एंड स्विगी डीलर्स। अच्छा रिजल्ट और बुरा रिजल्ट मेरे जन्म, मेरे लाइफ में मुझे कब डिलीवर होगा, जब उस ग्रह की, उस प्लानेट की दशा और अंतरदशा आएगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ प्लानेट्स एंड ये दशा और अंतरदशा है ना, ये या फिर गोचर एस्ट्रोलॉजी में, ये दीज आर जोमेटो एंड स्विगी डीलर्स। मेरे जन्म से ही मेरे कुंडली में लिखा था कि वे क्लासेस डिवाइन ग्रेस में क्लासेस में पढ़ाऊंगा, लेकिन जन्म के दूसरे दिन से तो मैं नहीं पढ़ा रहा था ना। वो दशा अंतरदशा आई, डिवाइन ग्रेस का अपना फॉर्मेशन हुआ, डिवाइन ग्रेस के लोग एक परिवार की तरह जुड़े मेरे साथ, मैं उनके साथ जुड़ा और मेरा कार्यकाल शुरू हुआ। तो वो दशा अंतरदशा टाइमिंग ऑफ इवेंट दर्शाता है। ठीक है, तो कल की क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी और कुछ 2 केस स्टडी हम देखेंगे, जो आज हमने पढ़ी है, और कल जो हम पढ़ेंगे उसके ऊपर ही दोनों सिंपल केस स्टडी है, और वैसे ही आपको डेट ऑफ बर्थ में समझना है। टाइम फॉर द डाउट्स। यस मनीष जी, अपने डाउट पूछिए प्लीज। मनीष जी आपका क्वेश्चन पूछे। सर, डाउट्स पे मूव होने से पहले एक बार कल की क्लास के लिंक्स सबको बता देती हूँ। हाँ जी तो प्लीज। जिस लिंक पे क्लिक करके आज आपने क्लास ज्वाइन करी है, कल की क्लास के लिए भी लिंक सेम है, सेम लिंक पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपको लिंक नहीं मिलता या कोई भी कंफ्यूजन रहती है, तो जो नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले है रेड कलर से, उस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हैं, तो इसी नंबर पे मेंशन कर दीजिएगा, अपना नेम मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द डाउट्स नाउ, एंड डोंट फॉरगेट, कल शाम को 9 बजे सेकंड सेशन है, तो उसे जरूर अटेंड करिए। अभी हम डाउट्स पे मूव करते हैं। जी मनीष जी, अपना डाउट पूछे प्लीज।
हाँ मनीष जी बोलो। अनम्यूट का एक्सेस दे दिया मैंने। हरिओम सर। हरिओम सर। सर बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक सर यू। डाउट तो नहीं था, बस फीडबैक शेयर करना था आपसे सीख के। मैंने खुद की बैचेस भी स्टार्ट कर दी है, 3 वेरी बैचेस गुड। कंप्लीट कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच टू यू। आपसे ही अरे सीखा है। आज आज फिर से लाइव आके मेरा फिर से रिफ्रेश हो गया। तो आई विल रिकमेंड एवरीवन कि हाँ आइए, क्षितिज सर अच्छा सिखाते हैं। मैंने कई सारे कोर्सेज किए हैं, एक नहीं। एंड यस, थैंक्स टू क्षितिज सर, क्योंकि इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, हर तरह से हेल्प किया। आज मैं खुद के बैचेस ले रहा हूँ। गुड गुड मनीष जी, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और मनीष जी आपका वादा भूलना नहीं, वो जो पीछे इतना सारा धन छुपा के रखा है ना, जो हाँ बैकग्राउंड सर, आपको मैंने कहा था आप एड्रेस में, भेजिए, आपके पास आ रहा हूँ मैं पर्सनली। मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे जितने लोग अभी 50 लोग हैं, सबको बांटना ही है तो। सर सामने सिर्फ 3 4 ही दिख रहे हैं, आप और 2 लेडीज बस। तो वो हाँ, बाकी सब, दौलत जी और ज्योति जी है, तो बाकी क्योंकि सब इनको ही पैसे चाहिए इसलिए ऑनलाइन बैठे हैं सर। नहीं नहीं, बाकी सब मिस्टर इंडिया आपको भेजना है लेकिन। बट डन गुड सर मनीष डन। जी, गुड मनीष जी, आप अच्छा कर रहे हो। मैं आपके व्हाट्सएप की स्टेटस भी देखता हूँ, और कभी कभार जब अपनी बात हो जाती है तो आई फील वेरी, जो आप मुझे थैंक यू बोलते हो वो आपका ग्रेटनेस है, बट थैंक्स टू योर मदर फादर, नहीं उनके सर, आशीर्वाद है और भगवान का कृपा है, बस और कुछ नहीं है। सर देखिए एक बात कहना चाहूंगा, टीचर कोई अच्छा बुरा नहीं होता, जैसे आपने कहा कोई ग्रह अच्छा बुरा नहीं होता। लेकिन क्या है, जैसे आपका सिखाने का तरीका एकदम फ्रेंडली वे में, वो जल्दी क्लिक कर जाता है और वो दिमाग में बात चली जाती है ना, तो हम लोग को फिर बाद में दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। आज इसलिए मैंने कहा ना कि मेरा सर क्लास फिर से रिफ्रेश हो गया। कई चीजें थी जो डाउट में थी, लेकिन सर फिर से रिफ्रेश हो गया, और प्राची जी से मेरी बात चल रही है, हो गया, तो आई विल बी ज्वाइनिंग वंस अगेन सर। गुड गुड, वेरी गुड। बट यहाँ पे थैंक यू वेरी यहाँ पे एक डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा सभी के लिए। ये मनीष जी ने जो अच्छी अच्छी बातें कही है ना, उसके लिए हमने कोई फोर्स नहीं किया उनको ऐसा बोलने के लिए। मच। हाँ नहीं सर, कोर्स किया है मैंने, लास्ट टाइम आपको कहा फोर्स था, आपसे फोर्स कोर्सेज नहीं किए किया, हैं मैंने। फोर्स नहीं नहीं, मैं बोला फोर्स नहीं किया, ये अपने मन से बोल रहे हैं, अपने पूरे होशो आवाज में बोल रहे यस यस। हैं। गुड गुड मनीष जी, गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। जी स्मिता जी बोलिए। स्मिता जी शायद कनेक्टेड तो है। प्रणाम सर। नमस्ते मैम। सर मैं तो खैर लेट आई थी तो सर कैमरा बंद करके देख रही थी। एंड वंस यू स्टार्टेड विद लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन वाला कंसेप्ट, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी कर चुकी हूँ सर, एज यू नो इट। और हाँ मैंने कभी नहीं सुना ये वाला जो आपने इतना अच्छे से बताया सर, दैट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग। तो correct। बस आपका हमेशा से तरीका इतना नॉवल होता है सर, सच में। मतलब 3 बार तो मैं कर ही चुकी हूँ, 3 अलग अलग जगह से, बट नो सो फार नोबडी हैज सेड। एंड वैदिक ग्रेड 1 और 2 वाला भी कंसेप्ट है जो मिक्स करने का, दैट्स आल्सो नॉवल। मैंने आपका सर रिकॉर्डिंग लिया हुआ है, अलबत्ता बीच बीच में से ही देखा हुआ है, तो आपके जी यही वाला कोर्स का रिकॉर्डिंग दिया हुआ है। जी। लेकिन आई डोंट नो, ये वाला चीज मैंने उसमें भी ध्यान नहीं दिया, मैंने बाद के देखे हुए उसमें। तो ये जो मनीष जी कह रहे हैं, और इस डिवाइन ग्रेस के और भी क्लासेस में मैं रही हूँ इनके साथ, मतलब आपकी तो सर स्टाइल इतनी गजब है ना कि जब लोग हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं, वी हैव लैंडेड अप हियर, दैट हियर इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हु इज अ हार्डकोर एस्ट्रोलॉजर। तो उनकी ओह माय डेप्थ गॉड। पता है सर कि आपकी डेप्थ इतनी है ना कि वो, और ऑनेस्टी है, तो इसलिए न्यूमरोलॉजी को बहुत सही पर्सपेक्टिव में पढ़ा पाते हैं आप, ये बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज न्यूमरोलॉजी को जिस तरह से एल्सवेयर यूटिलाइज होता है ना, वो बहुत, मतलब उसके बड़े बड़े आयाम है, इधर से उधर जो भी है, मैं क्या बोलूं। लेकिन राइट। आपकी, मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया, अभी पीछे मैंने किया ना दो, उसका एक पार्ट ऑफ दिस कोर्स जी किया। जी जी। You are so honest that it is really very very rare to see somebody. So I'm really I mean my pranams to you. थैंक यू Because सो जो मच। बात करते हैं वो आप बोलते हैं, ऐसा है और ऐसा नहीं है। नेम के लिए भी I know that अपनी बात ही हुई थी, but this is very very unique about you, sir. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू। जी कैलाश जी। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे सर? मैं बढ़िया, आप सुनाइए सर। क्लास मतलब आपकी जो चल रही सर ना, हाँ बहुत यूनिक क्लास है सर। ये तो मतलब जो मत बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। हर बार आप नया नया चीज ला देते हो, और हम लोग मतलब परेशान हो जाते हैं कि जो पहले पढ़ाया था वो क्या हुआ और ये नया कौन से आ गया।
ये सर नहीं सर, ऐसा मत जुलुम करो सर, कितना कोर्स तो कोर्स वही है ज्वाइन सर। करेंगे ऐसे कोर्स तो कितना वही कोर्स है सर। ज्वाइन करेंगे सर कोर्स तो वही है सर, आप कोई चेंजेस नहीं है सर। कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन कभी कभी नई नई चीज बता देते हो आप, वो कहते हैं अरे ये तो बड़ी सही बात है, कहाँ से हो गया तो सर मतलब क्या कोर्स तो वही है तो सर। ये वही कोर्स है सर, तो फिर इसकी ज्वाइन मतलब क्या, कैसे करें, फिर करें क्या आपकी इच्छा सर, आप करना चाहो तो आप प्राची जी से टॉपिक से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है सर, देखते हैं सर, श्योर सर, श्योर। क्योंकि हर बार नया नया चीज ले आते हैं आप। हमारी बहुत बहुत सर मतलब आपको मतलब बधाई क्या दे सकूंगा मैं, मतलब आपको थैंक यू सर, शुभकामनाएं दे सकता हूँ मैं, थैंक है यू ना। सर। आपके साथ मतलब काफी पुराना संबंध रहा है, जी मतलब सर, पिछले जी 5 या 6 साल से अपन चल रहे हैं आपके साथ में, और डेफिनेटली आपको सर। कोई भी कोर्स में छोड़ा नहीं मैंने अभी तक। जी सर, जरूर जरूर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार थैंक यू सर, आपका, थैंक बहुत यू बहुत सर, साधुवाद सर। थैंक यू, थैंक यू जी। डॉक्टर जास्मीन पाटिल जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते सर। जी, आप इसकी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं? जो आज के और कल की क्लास होने वाली, यस, उसकी रिकॉर्डिंग आपको जो अपनी ग्रुप में है वहाँ पे उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको। अच्छा थैंक यू, बिकॉज आई जॉइंड लेट। नो हाँ मैम, नो नो प्रॉब्लम, आपको यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एज वेल। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू। चैट कॉलम पे मोबाइल में अपडेट आते हैं, मनीष जी ने लिखा है। तो मनीष जी, आपका क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दूंगा। भगवान वही रहते हैं, भजन अलग अलग किए जाते हैं, लेकिन भगवान तो वही है। तो अपग्रेडेशन तो मोबाइल में आते ही रहेंगे। आईफोन 15 आया तो 16 भी आएगा, 17 भी आएगा, 25 तक जाएगा, लेकिन अंदर का जो मसाला है वही रहेगा, हमारी भक्ति वैसी ही रहेगी बस। भगवान वही के वही रहने वाले। हम तो बस पुजारी है, बस पुजारी बदलते रहेंगे, भगवान वही रहने वाले हैं। एंड ज्योति जी, जस्ट पीडीएफ भी आपको मिलेगा, डोंट वरी, आपको ये पीडीएफ भी मिलेगा। आई थिंक देर आर नो अदर डाउट्स। प्राची जी, यू कैन कंक्लूड एंड देन वी कैन एंड द सेशन। प्राची जी। ये यस, तो मिलते हैं कल आप सभी के साथ 9 बजे, आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, कल मिलते हैं, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच, हरिओम टू ऑल, टेक केयर।